कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है। भारत की ग्रामीण आबादी लगभग 70% है। भारत के शहरों का तो विकास हुआ है, लेकिन गांव में विकास दर काफी धीमी रही है। हमारे विशाल देश में कई ग्रामीण समुदाय तुलनात्मक दृष्टि से गरीबी में जीते हैं। गांव में स्कूल, अस्पताल और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। भारत के वास्तविक विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी विकास जरूरी है और इस परिवर्तन को लाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अहम भूमिका निभा सकती है। इस फिल्म में हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे जिनमें विज्ञान के जरिए ग्रामीण भारत की जिंदगी और जीवन शैली में सुधार लाया जा सकता है। विज्ञान में हर समय उच्च स्तरीय अनुसंधान की आवश्यकता नहीं होती। साधारण से आविष्कार भी जीवन में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इसलिए हम तेलंगाना से गुजरात और पंजाब से महाराष्ट्र तक पूरे देश की यात्रा करेंगे, ताकि हम ये जान सके कि किस प्रकार विज्ञान सबके लिए जरूरी है और ये किस प्रकार पूरे देश को आपस में जोड़ सकता है। हम अपनी यात्रा देश के एक शुष्क क्षेत्र तेलंगाना के नलगोंडा से करते हैं, जहां जीवन की मूलभूत आवश्यकता यानी पानी के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया है। दूषित पानी पीने के कारण यहां कई लोगों की हड्डियों में भयानक विकृति आ गई है। सवाल यह है कि जीवन का आधार पानी ऐसी विकृति कैसे ला सकता है? इसका जवाब है फ्लोराइड। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कई लोग फ्लोरोसिस नामक खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए हैं। इसे पीने से दांतों की समस्या पैदा होती है, जबकि लंबे समय तक इसका सेवन करने से हड्डियों में विकार पैदा हो जाता है। ఏం బాధలు అంటే నీళ్ళ గురించి నీళ్లు తాగితే ఈ కాళ్ళ నొప్పులు మోకాళ్ళ నొప్పులు ఇవన్నీ గుంజుతాయి, పండ్లు పుచ్చిపోతాయి। आखिर इस क्षेत्र में पानी इतना खराब क्यों है? कुछ जानकारों का मानना है कि फ्लोरोसिस का मूल कारण इस क्षेत्र में बोरवेल का अत्यधिक इस्तेमाल है। पहले इस जिले में पानी का मुख्य स्रोत कुएं या झील हुआ करते थे, लेकिन पिछले 2 दशकों में लोगों ने बोरवेल की खुदाई करना आरंभ कर दिया। ये खुदाई जमीन के भीतर उस स्तर तक जाती है जहां फ्लोरीन की मात्रा अधिक है, और ये जिला देश में सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में एक है। మాది మొత్తం ఫ్లోరింగ్ గురించి మోకాళ్ళ నొప్పులు, ఈ నడుము నొప్పులు, ఈ పండ్లకు కందులు వస్తాం, ఈ పండ్లు పుచ్చులు పోతాం, ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ఎక్కువ మాకు। దాని గురించి అబ్బాయికి అట్లా అయింది, ఆ ఫ్లోరింగ్ గురించి। మొదటి సందే ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఇది దాగినాక కొద్ది రోజులు నడిచినాయి, అది ఏమంతా దాగలే మేము, మొదటి సందే ఇవి। इस समस्या के निदान के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान ने कम लागत पर भूजल से फ्लोरीन हटाने का संयंत्र विकसित किया है। यह संयंत्र पानी में फ्लोराइड की मात्रा कम करने के लिए रिवर्स ओस्मोसिस विधि का इस्तेमाल करता है, ताकि इसे इंसानों के पीने लायक बनाया जा सके। रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे काम करता है? इसमें एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी होती है, जिससे पानी के अणु तो गुजर सकते हैं, लेकिन दूषित पदार्थ जैसे लवण और जीवाणु आदि नहीं गुजर सकते। रिवर्स ऑस्मोसिस की झिल्ली से होकर पानी के गुजरने के लिए उसमें दबाव डाला जाता है, जिससे पानी तो गुजर जाता है, लेकिन दूषित पदार्थ नहीं गुजर पाते। ये परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है। इस तकनीक में एक ही बार में सभी अशुद्धियों को दूर करने की क्षमता है। इसका दूसरा फायदा है इसकी कम लागत, जिसमें प्रति लीटर पानी शुद्ध करने में 7 पैसे से भी कम लागत आती है। These plants have served a purpose like providing safe water for a period of 5 to 10 years. Most of them have been running for 5 to 10 years,
and by the time the piped water has reached to remote villages, these plants have been able to intermittently provide the safe drinking water to the local population. IICT की टीम ने तकरीबन 50 गांवों का दौरा किया, जहां संयंत्र लगाने के लिए बिजली की कम सप्लाई, कम वोल्टेज, लोगों में जागरूकता का अभाव तथा स्थानीय जनता के सहयोग जैसी कई चुनौतियों से निपटना था। और उनका ये प्रयास रंग लाया। लोगों में बदलाव और उम्मीद साफ तौर पर दिखाई दी। So Nalgonda is the worst affected district as per WHO statistics because it contains fluoride up to the maximum solubility of calcium fluoride of 20 milligram per liter, and due to technological intervention by the CSIR Indian Institute of Chemical Technology, these fluoride levels have been brought down to less than 0.5 ppm, which is acceptable as per the WHO standards for fluoride in groundwater. TDS levels have also been brought down from a level of around 700 to 1500 to about 60 to 70 milligram per liter, which is quite acceptable for drinking. पानी की उपलब्धता लोगों का मूलभूत अधिकार है और इसे इस जिले के ग्रामीणों के लिए साधारण तकनीक की उपलब्धता से हकीकत बनाया गया है। जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए विज्ञान और क्या कर सकता है, ये जानने के लिए देश का भ्रमण करते हुए हम पंजाब के कंडी क्षेत्र के माली गांव पहुंचे। यहां के किसान देसी गुलाबों की खेती करते हैं। रोज है जो गुलाब है, देसी गुलाब खास करके, इसमें बहुत अच्छा खूबसूरती ये है कि इसमें फ्रेग्रेंस होता है, महक होती है, हर मंदिर में हर गुरुद्वारा में यूज होता है। लेकिन यहां जरूरत से अधिक गुलाब पैदा होते थे। इस क्षेत्र के ग्रामीणों की आमदनी में इसके उपयोग से और क्या किया जा सकता था? गुलाब हमने खेतों में लगाया, खेतों के जैसे बट्टों के ऊपर, बन्नों के, लेकिन फूल तो लग गया और फूल का करेंगे क्या हम लोग। इसके लिए लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कुछ शोधकर्ताओं ने एक प्रक्रिया विकसित की, जिसमें गुलाब की पंखुड़ियों को पानी, चीनी और सिट्रिक एसिड के साथ मिलाकर गुलाब का शरबत तैयार किया जाता था। रोज शरबत को जब मैंने बनाया तो उसके अंदर जब टेस्ट कराए तो उसके अंदर इतनी अच्छी खूबी निकली, एंटीऑक्सीडेंट मोर देन 80%, उसका जो एसिडिटी लेवल है वो लेस देन 1% होना चाहिए, इसका 0.3 है, और मोर देन 1 ईयर, मतलब कहीं लगभग 2 साल तक इसको सेल्फ लाइफ रहती है। घरों में हर आदमी नॉर्मल टेम्परेचर पर रख सकता है। ये विधि विकसित करने के बाद इसे समुदाय के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ साझा किया गया और इन महिलाओं को इसकी गुणवत्ता बरकरार रखने की विधि भी सिखाई गई। ना कोई कलर डालना है, कोई बाहर से कोई चीज लेकर डालनी, सिर्फ फूल लिए, ताजा फूल लिया और उसको बॉयल किया, बॉयल करके बस उसका करके निकाला, उसमें शुगर ऐड कर दी और बाद में उसकी बोतल निकाल दी। इतना अच्छा प्रोसेस। गुलाब का ये शरबत विषाक्तता दूर करता है, ठंडक पहुंचाता है और तुरंत ऊर्जा देता है। ये 100% प्राकृतिक है और इसमें कृत्रिम परिरक्षण सामग्री या रंगों का इस्तेमाल नहीं होता। और इस शरबत को लगभग 1.5 वर्षों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ष 2017-18 में यहाँ की महिलाओं ने शरबत की 7000 बोतलें बेची। अचार, चटनी, मुरब्बा, कोई भी काम हम करते हैं उसमें इतना प्रॉफिट नहीं है जितना हमने देखा। जैसे रोज शरबत है रोज, और मेहनत भी ज़्यादा नहीं है और प्रॉफिट भी आराम से 15 से 18 लाख का टर्नओवर है। स्थानीय उत्पादों से इस प्रकार की मूल्यवर्धक सामग्री से वास्तव में समाज की महिलाओं तथा स्थानीय किसानों को जीवन यापन का नया आधार मिलता है। आमदनी में वृद्धि होती है, सशक्तिकरण की भावना और अधिक विकल्पों की उम्मीद पैदा होती है, और ये सब कुछ सिर्फ एक बोतल शरबत की वजह से हुआ है। हमारी अगली कहानी भी पंजाब के लुधियाना से है।
लेकिन हम जिस नवाचार के बारे में बताने जा रहे हैं उसे देश भर के किसानों का भला हो सकता है। अब हम जिस नवाचार के बारे में बता रहे हैं उससे देश भर के किसानों का भला हो सकता है। इसके अलावा आंकड़ों से पता चलता है कि पलायन के चलते खेतों के लिए मजदूर मिलना कठिन होता जा रहा है। ऐसे में मशीनीकरण की सुविधा से किसानों को अपने काम का बोझ कम करने और दक्षता व उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हम कुछ नवाचारों का पता लगाने के लिए CSIR के लुधियाना स्थित केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान में चलते हैं। We have been known for the tractor technology. It is a farmer centric. We do a lot of work for the villagers, common people, and this institute has developed more than 100 technologies. In recent past, we have transferred almost 33 technologies to number of small scale industries so that the unemployment can be reduced. नए नवाचारों के साथ यहाँ के वैज्ञानिकों ने कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य उद्योगों के साथ कई समाधान निकाले हैं ताकि किसानों की विशिष्ट समस्याओं का समाधान किया जा सके। उदाहरण के लिए इंटररो कल्टीवेटर फसल को नुकसान पहुंचाए बिना पौधों की पंक्तियों के बीच उगे खरपतवार को नष्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा एक 3 पंक्तियों वाली बुआई मशीन भी बनाई गई है। इससे सब्जी के बीज बोए जाते हैं। सिंचाई और जुताई के नवाचारों पर भी काम किया गया है। यहाँ इस बात पर भी विचार किया जाता है कि डिजाइन सुधार, त्वरित प्रोटोटाइप, इंजीनियरिंग प्रलेखन और उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्य निर्मित चीजों पर भी ध्यान दिया जाए। यदि ये नवाचार देश भर में छोटे किसानों तक पहुंच जाते हैं तो ये वास्तव में उनके जीवन के लिए वास्तविक और ठोस परिवर्तन ला सकते हैं। अब गुजरात के शिल्पकारों के एक ऐसे समुदाय से मिलते हैं जो सदियों से पारंपरिक तरीके से मिट्टी से टेराकोटा की कलात्मक चीजें बनाते आए हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक के बिना उन्हें उत्पाद तैयार करने में भारी संघर्ष करना पड़ता था। आधुनिक बाजार के लिए उनके डिजाइन सटीक नहीं थे। उत्पादों की मार्केटिंग करना भी बड़ी चुनौती थी। मेन जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि इसमें मेहनत बहुत काफ़ी है और ये चाक के ऊपर काम करते हैं तो मेहनत है और उसमें क्वालिटी नहीं निकलती है और प्रोडक्शन बहुत कम लगता है। CSIR के अहमदाबाद स्थित केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने निश्चय किया कि इस कला को जिंदा रखा जाएगा। कन्वेंशनल जो सिरेमिक पॉटरी लोग बनाते थे बहुत पुराने सालों से, आज धीरे धीरे वो लुप्त हो रहा है। सेंट्रल का सिरेमिक इंस्टीट्यूट कोशिश किए थे, इस लुप्त होने के लिए जो कारण था उसको हम लोग पहले से सोच के देख के हम लोग एक नया तरफ से एक साइंटिफिक डेवलपमेंट किया है, जिसके तहत हमने अलग अलग रूप से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की हिसाब से हमने टेराकोटा पॉटरी को एक नया रूप देने की कोशिश किया है, जिसमें लोगों की रोजगार मिले, लोगों के अंदर एक उत्साह बढ़ाव मिले और साथ साथ नए जनरेशन जो लोग जो ये ट्रेडिशनल आर्ट छोड़ चुके हैं वो फिर वापस आ सके। विज्ञान किस प्रकार यहाँ के कुम्हारों की जिंदगी आसान बना सकता था। यहाँ के अधिकांश कुम्हार हाथ से चलाने वाले चाक का इस्तेमाल करते थे। साधारण मशीनीकरण ने उनकी जिंदगी आसान कर दी। ये मशीन थी बॉल बियरिंग पर आधारित चक्का या विद्युतीय चाक। शिल्पकारों को मिट्टी के पात्र तैयार करने, मिट्टी के प्रसंस्करण, विभिन्न प्रकार की आकृतियां तैयार करने जैसे कि स्लिप कास्टिंग, कुम्हार के चाक पर मिट्टी रखना, आकार देना और मिट्टी को गूंथने जैसे कामों का प्रशिक्षण दिया गया। सांचा तैयार करने जैसी सामान्य तकनीक ने पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया, विशेषकर महिला शिल्पकारों के लिए। कास्टिंग पद्धति का फायदा ये है, ये काम
लेडीज़ जेंट्स कोई भी कर सकता है और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा निकलता है। इसकी वजह से इसकी आमदनी में और इसका वैल्यू एडिशन काफ़ी अच्छा है, तो उसकी आमदनी में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। वर्तमान ग्राहकों की रुचि के हिसाब से विस्तृत डिजाइन तैयार करने के विचार दिए गए। इस समुदाय को पैकेजिंग, मार्केटिंग तथा व्यापार चलाने जैसे विषयों के बारे में भी सलाह दी गई। पहले मैं बाहर जाके काम कर रहा था, अभी ये इधर गांव में आया तो मैंने देखा ये 5 दिन का प्रोग्राम है, मुझे अच्छा लगा। टेराकोटा जो सामान बन रहा है वो ज्वेलरी है, बोतल है, ऐसे ऐसे मेरे को बहुत अच्छा लगा है। अभी मेरे को बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। टेराकोटा पूरी तरह से जैव अपघटनीय सामग्री है, लिहाजा जीवन शैली बेहतर बनाने तथा बेहतर कलात्मक वस्तुएं तैयार करने का ये एक पर्यावरण के अनुकूल समाधान है। हमारी अगली कहानी हमें गांव की रसोई में ले जाती है। रसोई में चूल्हों का इस्तेमाल करोड़ों भारतीय करते हैं। लगभग 85% ग्रामीण घरों में खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन जैसे लकड़ी, उपले या कृषि अवशेषों का इस्तेमाल होता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न गैस स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। खाना बनाने से पैदा होने वाली गैस के कारण श्वास से संबंधित बीमारियों और फेफड़ों का संक्रमण आम रोग है। इसका असर भारत की 80 करोड़ जनसंख्या पर पड़ता है, जिससे सालाना 10 लाख लोगों की मृत्यु होती है। इसके अलावा इससे ग्रीन हाउस गैस पैदा होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन के काले कण और अजले ठोस ईंधन। विज्ञान ने इस समस्या का निदान कम लागत वाले बायोमास चूल्हे के रूप में खोजा, जिसे बेचा या बांटा जा सकता था और लाखों परिवार इसका इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसे ही एक विकल्प के बारे में जानने के लिए हम नागपुर पहुंचे। CSIR के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने घर में इस्तेमाल योग्य एक बहु ईंधन स्टोव विकसित किया है, जिसका नाम है नीरथुर, और ये अंदरूनी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकता है। नीरथुर की जो पहली विशेषता है कि वो अनेकों प्रकार के ईंधन ले सकता है, जो फ्यूल है अनेक प्रकार के। सहसा हम लोग लकड़ियां जलाते हैं, तो लकड़ियां आप यहाँ सामने से डाल सकते हैं और ये जो नॉर्मल सिगड़ी या नॉर्मल चूल्हा होता है उसकी तरह आप जला सकते हैं। यदि आपके पास में वुड चिप्स या लकड़ी के टुकड़े हैं या फिर कोयला है तो उसको आप ऊपर से फीड कर सकते हैं। हमने इसका जो कंबशन चैम्बर उसको साइंटिफिकली डिजाइन किया है। तो एक कंबशन में क्या होता है कि प्राइमरी एयर का पैसेज होना चाहिए, तो नीचे हमने कुछ होल्स दिए हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो प्राइमरी एयर यहाँ से मिलेगी। उसके अलावा हम लोग एक एडिशनल सेकेंडरी एयर देते हैं, जिससे 2 फायदे होते हैं। एक तो जो अनबर्न फ्यूल रहता है आपका वो वहां पे जल जाता है, तो और दूसरा आपके इमिशंस कम होते हैं। इस प्रकार के विकल्प ताप क्षमता बढ़ाकर ईंधन की बचत कर सकते हैं। इस प्रकार के चूल्हों में ज्वलनशीलता भी अधिक होती है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वर्तमान चूल्हे 3 ओर से ईंट से पैक रहते हैं, जिससे हवा का आवागमन कम होता है, जिसके कारण ईंधन पूरी तरह जल नहीं पाता। दूसरी ओर नीरथुर में हवा के आने जाने की पूरी व्यवस्था होती है, क्योंकि इसमें दहन के लिए कोष्ठ बना होता है। इसमें हम देखते हैं कि लकड़ियों की खपत 50% से भी कम हो जाती है। धुएं का उत्सर्जन इस लेवल तक नीचे गिर जाता है कि जिससे आपके स्वास्थ्य को प्रभाव कम हो जाता है। अब आप देख रहे हैं इसमें एक जाली भी दी गई है। ये जाली से इसका सतह का तापमान नीचे रहता है, जिससे बच्चे और खाना बनाने वाले अगर इसको छू भी लेते हैं तो उनके स्वास्थ्य को कोई या जलने की कोई भी तकलीफ नहीं होती। बड़े पैमाने पर वितरण से पहले इन चूल्हों का वितरण नागपुर के गांव में किया गया, ताकि छोटे समुदायों में इनके उपयोग का आकलन हो सके। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो इनसे ग्रामीण जनता को कई प्रकार से मदद मिलेगी, जैसे कि बेहतर स्वास्थ्य, कम ईंधन
अधिक प्रभावशाली तथा स्वच्छ वातावरण। एक छोटे चूल्हे से कई प्रकार के परिवर्तन संभव होंगे। हमारी अंतिम कहानी हमें गुजरात ले चलती है, जहां भारत के लिए अधिकांश नमक पैदा होता है। In Gujarat, almost 75% of total Indian salt is being produced. In Gujarat, climatic conditions are very conducive. We have very, good sunny days. Rainfall is less, and there are no frequent cyclones. So that's how, the Gujarat climate is very favorable for salt production. नमक उत्पादक किसानों को अगरियास के नाम से जाना जाता है। ये ज्वार के पानी से नमक तैयार करते हैं, जो भारी मेहनत का काम है। सबसे पहले उन्हें कुआं खोदना पड़ता है ताकि जमीन से खारा भूजल निकाला जा सके, जिनकी गहराई धरती से 40 फीट नीचे होती है। इसके बाद नमकीन पानी को चौकोर गड्ढों में जमा किया जाता है। इन गड्ढों को चारों ओर से मेड़ लगाकर बंद किया जाता है, जिससे नमकीन पानी वापस न आ जाए। वाष्पीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक बचा रह जाता है। नमक की पहली परत बनने के बाद इसे फावड़े से खरोंचकर एकत्र किया जाता है। नमक किसान इन्हें लगातार खुरचकर एकत्र करते हैं ताकि नमक के महीन क्रिस्टल तैयार हो सकें। इन्हें गड्ढों के किनारे एकत्र किया जाता है, जहां से बाद में इन्हें हटाया जाता है। हर 15 दिन पर औसतन 12 से 15 टन नमक इकट्ठा हो जाता है और देश भर में नमक कंपनियों तथा रासायनिक फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। The quality of Indian salt is, not as good as like Australia and Mexican countries. The reason being, the people are not following scientific practices at many places. The method of preparation is somewhat, manual in many areas, and the traditional practices are being followed. इस प्रक्रिया में दो समस्याएं हैं। पहली, नमक की गुणवत्ता बेहतर करनी है और दूसरी डीजल, जो प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। अक्सर पानी निकालने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन समस्याओं के निदान के लिए CSIR के एक उत्कृष्ट संस्थान केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में नमक उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए सौर प्रौद्योगिकी तथा अन्य तकनीकों के इस्तेमाल का प्रयोग किया। वैज्ञानिकों ने सौर पंप का इस्तेमाल किया। इनसे किसानों की लागत कम आई, क्योंकि सौर पंप की लागत कम होती है। इस स्वच्छ तकनीक से क्षेत्र में सूक्ष्म प्रदूषित कण तथा प्रदूषण के अन्य प्रकारों में भी कमी आई। मशीनीकरण तथा प्रौद्योगिकी में अन्य सुधारों से नमक की गुणवत्ता में भी सुधार आया। With the intervention of CSMCRI, now those marginal salt producers are producing, grade 1 salt, BIS grade 1 salt, requires 99.5 weight% of sodium chloride purity. इन नई तकनीकों से अगरियास की जीवन शैली में भी सुधार आया। Earlier they are getting around 150 rupees from the 1 ton of salt. Now they are getting from the industrialist around 350 rupees per ton salt. गुजरात से मिली इस सीख को राजस्थान जैसे देश के अन्य कई क्षेत्रों में भी अपनाया गया। देश के अन्य हिस्सों में भी इन्हें लागू किया जा सकता है। इनके जैसे स्वच्छ ऊर्जा के मॉडल हमारे देश के लाखों लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए उत्प्रेरित कर सकते हैं। विज्ञान और आविष्कार हमेशा से हमारे जीवन में परिवर्तन लाते रहे हैं। विभिन्न समुदायों की ये कहानियां, जिसमें बेहतर जीवन शैली, स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा का इस्तेमाल महज कुछ उदाहरण हैं कि विज्ञान किस प्रकार लोगों का जीवन बेहतर बना सकता है।